पंडित धनराज करौली के जाने माने जमींदार थे। उनके पास 3 गांव की जमींदारी थी। ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ उनके पास था। पुत्र गौरीलाल और पुत्री कुसुम दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार थे। 10-12 कमरे का आलीशान मकान, सभी सुख सुविधा पंडित जी के पास थी। गौरीलाल ने 12वीं पास की थी और नगर पालिका में बड़े बाबू की नौकरी भी उसे मिल गई। अब तुम्हें भगवान की कृपा से सरकारी नौकरी मिल गई है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। बस मन लगाकर अपनी नौकरी करो। पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ। नहीं, अब तुम्हें अपनी नौकरी पर ध्यान देना चाहिए। किस्मत वालों को ही इतनी जल्दी और इतनी अच्छी नौकरी मिल जाती है। भगवान ने तुम्हें जो दिया है उसकी कद्र करो और उसे संभालो। पिता की बात मानकर गौरी ने नौकरी शुरू कर दी और बहुत ही जल्द उसके लिए रिश्ते आने भी शुरू हो गए। पंडित धनराज ने विवाह के लिए कन्या पसंद करने की जिम्मेदारी अपनी पत्नी को सौंप दी। पंडित जी की पत्नी ने सैकड़ों रिश्तों को नापसंद किया। और अंत में मथुरा की लता उन्हें पसंद आ गई। अभी तुम्हें और कितनी लड़कियां देखनी है? तुम्हें तो कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आ रहा। मुझे मथुरा वाला रिश्ता अच्छा लग रहा है। लड़की सुंदर है, संस्कारी है और मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई। बस आप चलकर इस रिश्ते को मोहर लगा दीजिए। अब धूमधाम के साथ लता और गौरीलाल की शादी हो गई और लता विदा होकर अपनी ससुराल करौली जाती है। शादी की रात को महिलाएं लता को उसके कक्ष में छोड़ने जा रही होती हैं। तो अचानक लता का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। क्या हो गया बहू को अचानक? ये बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं, अभी तो ठीक थी, अचानक से जोर जोर से कांपने लगी और इसका चेहरा तो देखो, बिल्कुल सफेद पड़ गया। लता को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। दूसरे दिन दोपहर के समय लता को होश आता है और अपने आप को अस्पताल में देख उसे बड़ा आश्चर्य होता है। मुझे क्या हुआ था जो आप मुझे अस्पताल में लेकर आए हैं? भाभी, आप बेहोश होकर गिर गई थी। हम सब बहुत डर गए थे। आप कैसी हैं? अब तुम्हारा जी कैसा है बहू? अब तो ठीक लग रहा है, बस थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। भगवान का लाख लाख धन्यवाद, तुम ठीक हो गईं। हम तो घबरा ही गए थे। गौरी, अब मैं घर जाती हूँ, तुम बहू के पास रहो। तुम्हारे पिताजी को एक खबर देनी होगी कि बहू का स्वास्थ्य अब ठीक है। वो बहुत चिंतित थे और मैं घर जाकर कुछ खाने के लिए बनाकर भेज देती हूँ। तुम लता को खिला देना और खुद भी खा लेना। कुसुम अपनी माँ के साथ घर चली जाती है। अब कैसी तबीयत है? अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। समझ में नहीं आता कि मुझे क्या हुआ था। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कुछ खाने का मन कर रहा हो तो मैं लेकर आता हूँ। नहीं, मेरा मन नहीं है। हाँ, अगर सेब मिल जाए तो ले आइएगा। गौरीलाल अस्पताल के बाहर खड़े ठेले वाले के पास सेब लेने जाता है। सेब का मौसम नहीं था, इसलिए बाजार में सेब अच्छे नहीं आ रहे हैं। एक काम करो, इनमें से अच्छे आधा किलो सेब दे दो। लता आंखें बंद करके लेटी हुई थी और उसके सर के पास रखी हुई मेज पर अच्छे किस्म के सेब रखे थे। ये सेब कौन दे गया लता? बिल्कुल ताजा सेब है। मुझे तो ऐसा सेब पूरे बाजार में नहीं मिला। मुझे नहीं पता, मैंने तो किसी को सेब रखते हुए देखा ही नहीं। गौरीलाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने इधर उधर वार्ड में जाकर देखा, कोई परिचित व्यक्ति भी नहीं मिला जो सेब रख गया हो। खैर जो भी हो, उसने सेब काट कर लता को खाने को दिया और खुद भी खाया। सेब बड़े स्वादिष्ट थे। शाम को कुसुम लता के लिए दूध और दलिया लेकर अस्पताल पहुंची और देखती है एक प्लेट में दलिया और एक बड़ा ग्लास दूध लता के सिरहाने रखा था। क्या भैया, इतनी जल्दी थोड़ी मची थी? मैं तो दूध और दलिया लेकर आ ही रही थी ना। तुम्हें बाजार से लाने की क्या जरूरत थी? कैसा बाजार और कैसा दूध दलिया?
मैं तो यहाँ से कहीं गया ही नहीं। कहते कहते उसकी नजर पलंग के पास रखे दूध के गिलास और दलिया पर पड़ी। अरे, इसे कौन रख गया? ताज्जुब है, मैं इसी बेड पर बैठा हूँ और न जाने कौन रख जाता है। इसके बाद उसने सबके बारे में भी कुसुम को बताया। कोई तुम्हारा परम मित्र होगा जो भाभी का इतना ख्याल रख रहा है। दूसरे दिन सुबह लता अस्पताल से घर चली जाती है। अब वो पूरी तरह स्वस्थ थी। शाम के समय गौरी लता के कमरे में गया तो लता ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। गौरी पलंग पर बैठ गया और इधर उधर की बातें करने लगा। थोड़ी देर के बाद जैसे ही उसने लता का हाथ पकड़ा, उसे एक झटका लगा, जैसे शरीर में करंट दौड़ गया हो। उसने लता की ओर देखा। लता की आंखें लाल और चेहरा भयानक हो गया और लता बहुत भयानक आवाज में बोलने लगी। चले जाओ यहाँ से, दोबारा कभी इसे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। आज तो सिर्फ करंट लगा है, अगली बार प्राण देने पड़ सकते हैं। चले जाओ यहाँ से, ये सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। गौरी भागकर कमरे से बाहर आया। माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ इधर। क्या हो गया? कितने घबराए हुए हो? बहू तो ठीक है ना? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कमरे में गया तो वो बिल्कुल ठीक थी और जैसे ही मैंने उसका हाथ छुआ, मुझे बिजली का करंट लगा और लता की आंखें बिल्कुल लाल हो गई और उसका चेहरा बहुत डरावना सा हो गया था और वो अजीब भयानक आवाज में बोल रही थी। तू क्या बकवास कर रहा है? चल मेरे साथ। दोनों कमरे में जाते हैं। कुसुम भी उनके पीछे दौड़ी। अरे ये क्या हुआ भाभी को? ये तो बेहोश पड़ी है। लता की सास लता के मुंह पर पानी डालती हैं, जिससे लता को होश आ जाता है। आप सब यहाँ? क्या हो गया था? मुझे कुछ हो गया था क्या? भाभी आप फिर से बेहोश हो गई थी। बेहोश? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। मुझे क्या हुआ था? तुम परेशान मत हो बेटा, आराम करो। तुम्हारी तबीयत शायद अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। वो सीधा पंडित जी के पास जाती है और पंडित जी को सारी बात बताती है। समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा और मुझे बहू की फिक्र भी बहुत हो रही है। बेचारी अभी तो अपने माँ बाप को छोड़कर आई है और उसकी तबीयत खराब हो गई। मैंने उसकी बीमारी की खबर तार के जरिए उसके मायके भेजी है। उम्मीद है कि कल या परसों में उसके माँ बाप यहाँ आ जाएंगे। आपने बहुत अच्छा किया। हो सकता है माँ बाप से मिलकर उसकी तबीयत थोड़ा संभल जाए। तार मिलते ही लता के माँ बाप आते हैं और बातें शुरू होती हैं। लता को अब तक तो ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई। यहाँ आते ही पता नहीं क्या हुआ। हमने डॉक्टर वर्मा को दिखाया था, पर बीमारी उनकी पकड़ में नहीं आ रही। डॉक्टर वर्मा इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर लौटे हैं और यहाँ के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। घटना के लगभग 12 घंटे बाद लता फिर से स्वस्थ हो गई। भाभी आज तो गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, आप भी खाओगी ना? भैया से कहकर बाजार से मंगवा लेती हैं। लता मुस्कुराती है और कुछ कहना चाहती है कि तभी दोनों ने देखा कि कमरे में एक थाल घूम रहा है और बीच में रखी टेबल पर आ गया। उसमें 6-7 बड़े बड़े गुलाब जामुन रखे थे। दोनों डरकर जोर से चीखती हुई बाहर भाग गईं। क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे चीख क्यों रहे हो? कुसुम ने गुलाब जामुन के थाल की ओर इशारा किया, लेकिन उसके मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल पा रही थी। कौन लाया इन गुलाब जामुनों को? तभी वहाँ घर के बाकी लोग भी उन दोनों की चीख सुनकर आ गए। कुसुम गुलाब जामुन वाली सारी बात सभी को बताती है। सब दूसरे कमरे में बैठे सलाह कर रहे होते हैं। बहन जी, मुझे तो कोई भूत की करतूत मालूम होती है। आज तक तो हमने इस घर में भूत नहीं देखा बहन जी। भूत कुछ नहीं होता है, मैं नहीं मानता। हाँ, अगर भूत मेरे लिए रबड़ी का दोना मंगा दे तो मैं भी मान जाऊंगा। सब हंसने लगते हैं। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता है और रबड़ी के 5-6 दोने हवा में उड़ते हुए कमरे के अंदर आ जाते हैं और कमरे का चक्कर लगाकर वहाँ रखी मेज पर स्थिर हो जाते हैं। सबके चेहरे का रंग उड़ गया
सभी लोग कमरे के बाहर निकल आए। सबको समझ आ गया कि ये बुरी आत्मा है और सब ये भी समझ चुके थे कि लता तभी बीमार होती है जब गौरी उसके कमरे में जाता है। गौरी ने लता के कमरे में जाना छोड़ दिया। पंडित अपने मित्र से सारी बातें बताते हैं। धनराज, तुम परेशान मत हो। मैं कानपुर के एक प्रसिद्ध ओझा को बुला लेता हूँ और वो आते ही तुम्हारे पूरे घर का निरीक्षण करेंगे। दूसरे दिन ओझा पंडित जी के घर पर आता है और पूरे घर का निरीक्षण करता है। इस घर पर एक साया है। आप सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उसे भगा दूंगा। बस अब आपका ही सहारा बचा है हमें तो, लेकिन खर्च थोड़ा ज्यादा होगा। आप हमें इस संकट से बाहर निकालिए, हम मुंह मांगी दक्षिणा देने का वादा करते हैं। ओझा के रहने के लिए कमरा ठीक कर दिया जाता है। आधी रात के समय गौरी अपने कमरे में सो रहा था। उसे सर्दी लगने लगी। उसने पंखा बंद किया और फिर सोने चला गया। अभी आंख भी नहीं लगी थी कि पंखा फिर से चलने लगा। शायद कुसुम चलाकर गई होगी। वो फिर से पंखा बंद करने जा रहा था कि लाइट चली गई। वो बिस्तर पर लेट गया। 20 मिनट हो गए पर पंखा अभी भी तेज गति से चल रहा था। अचानक गौरी का बिस्तर जमीन से 5 फुट ऊंचाई में उड़ा और कमरे में गोल गोल घूमने लगा। गौरी के मुंह से जोरदार चीख निकली। वो बिस्तर से कूदकर तेजी से पिता के कमरे की ओर भागा। चीख सुनकर घर के सभी लोग जाग गए और बाहर आ गए। ओझा कुछ मंत्र पढ़ते हुए मकान के चौक में आ गया था। तभी बादल कड़कने की आवाज सुनाई दी और पानी के स्थान पर खून की बारिश होने लगी। तुम सब जल्दी ही अंदर जाओ और दरवाजा बंद कर लो। ओम क्रीम ग्राम क्रीम भट्ट स्वाहा। ओम क्रीम ग्राम क्रीम भट्ट स्वाहा। खून की बारिश अभी भी हो रही थी। सभी भयभीत निगाहों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मकान के बरामदे में चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। लता कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही। शायद अपने कमरे में होगी। गौरी जरा जाकर देखना वो कहाँ है। लता अपने कमरे में नहीं है। मैंने उसे रसोई घर, हॉल, ड्राइंग रूम, पूजा घर सब जगह ढूंढ लिया पर पता नहीं कहाँ चली गई। अब तक खून की बरसात भी बंद हो चुकी थी। सभी लोग लता को ढूंढ रहे थे। हवेली का दरवाजा अंदर से बंद था। कुंडी लगी थी। इससे ये तो निश्चित था कि लता हवेली के अंदर ही है। सब लता को ढूंढ रहे थे। पहली मंजिल पर बने एक कमरे का दरवाजा खुला दिखाई दिया। कमरे के अंदर लता मुंह के बल बिस्तर पर बेहोश पड़ी होती है। उसे होश में लाया जाता है। लता, तुम यहाँ कैसे आई? तुम तो अपने कमरे में सो रही थी और तुम्हें इस कमरे की चाबी कहाँ से मिली? लता आश्चर्यचकित होकर सबका मुंह देख रही थी। मुझे नहीं पता मैं इस कमरे में कैसे आई। कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो। आज के बाद लता को कोई 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना। हर समय घर का कोई ना कोई सदस्य उसके साथ रहेगा। क्योंकि घर की औरतें घटनाओं से बहुत ज्यादा भयभीत हो चुकी थीं, इसलिए लता के साथ रहने की जिम्मेदारी गौरी को दी गई। 2 दिनों तक घर में सब कुछ शांत था। तीसरे दिन लता नहाने गई और गौरी बाहर कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। तभी उसे सफेद कपड़े पहने हुआ एक व्यक्ति बाथरूम की ओर जाता दिखाई दिया। कौन हो तुम और बाथरूम में कहाँ जा रहे हो? मैं लता का प्रेमी हूँ और उससे मिलने कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन लता ने मुझे तुम्हारे बारे में कभी नहीं बताया। वो बहुत भोली और मासूम है। उसे तो आज तक नहीं पता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। कौन हो तुम और लता को कैसे मिले? मेरा नाम तन्मय है। मैं लता के पड़ोस में किराए पर रहता था और उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। फिर उसने मुझसे विवाह क्यों किया? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? उसने तुमसे विवाह अपने घर वालों की मर्जी से किया है। मैं कुछ समझा नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या लता के माँ बाप उसका विवाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार नहीं थे?
आज तुम्हारी जगह मैं लता का पति होता अगर मेरी जिंदगी में वो दिन नहीं आया होता। तुम साफ साफ बात क्यों नहीं करते? मैं लता के माँ बाप से उसका हाथ मांगने जा रहा था। लता के ख्यालों में खोया हुआ बावला होकर अपने घर से निकला और सड़क पर अगर मैंने उस ट्रक को देख लिया होता तो आज मैं जीवित होता और लता मेरी पत्नी होती। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मर चुके हो? मैं मरकर भी जिंदा हूं, क्योंकि लता का प्रेम और उसका मासूम चेहरा मुझे मार कर भी मुक्ति नहीं लेने दे रहा और मैं उसे पाकर रहूंगा किसी भी कीमत पर। अगर तुम्हारी पत्नी होने से तुम्हें सारे हक मिल गए तो मैं भी लता के साथ विवाह करूंगा और उसका पति बनूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? लता मेरी पत्नी है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। याद है ना मैंने तुम्हें कैसे धरती से उठाकर आसमान में घुमाया था? याद है या भूल गए? गौरी डर गया। आज से 3 दिन बाद दिवाली है और मैं दिवाली के दिन लता से विवाह करने के लिए बारात लेकर आऊंगा और तुम सबके सामने उससे विवाह करूंगा। इतना कहकर तन्मय वहाँ से गायब हो जाता है और गौरी वहीं पर बेहोश हो जाता है। लता बाथरूम से बाहर आती है और गौरी को बेहोश देखकर जोर से चीखती है। घर के सभी सदस्य वहाँ आ जाते हैं। गौरी होश में आता है और वो सारी बातें बताता है। ये तन्मय कौन है? लता, क्या तुम उसे जानती हो? नहीं माँ, मैं तन्मय नाम के किसी लड़के को नहीं जानती और मैंने कभी ये नाम पहले सुना भी नहीं है। हम सब ने ये नाम कभी नहीं सुना। पता नहीं तन्मय कौन है, कहाँ रहता है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। बहन जी, हमें अपनी बहू पर पूरा विश्वास है और हम इस मुश्किल से उसे बाहर निकाल कर ही रहेंगे। आप हम पर भरोसा रखिए। ये बड़ी ही सिद्धि और दुष्ट आत्मा है जो आपकी बहू लता के ऊपर फिदा है, परंतु आप सब फिक्र मत कीजिए। मैं कल एक अनुष्ठान करूंगा और उसके बाद इस सिद्धि आत्मा का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बाबा, यदि आपको जरा भी संदेह हो तो आप किसी को अपनी सहायता के लिए बुला लीजिए। मुझे किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है और इस तरह की आत्माओं को भगाने के लिए मैंने अपने गुरु गंगाधर जी से उचित शिक्षा प्राप्त की है। विश्वास रखिए, मैं आपको इस मुश्किल से मुक्त करूंगा। दूसरे दिन सुबह अचानक से ओझा के कमरे से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। सब दौड़कर ओझा के कमरे की ओर जाते हैं, जहां ओझा पंखे से उल्टा लटका हुआ था। उसके दोनों हाथ एक दूसरे से बंधे थे। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैं आज ही यहाँ से चला जाता हूँ और कभी लौट कर नहीं आऊंगा। तभी कोई ओझा को पंखे से घुमाकर जमीन पर फेंक देता है। गौरी उसे अस्पताल में भर्ती करा देता है। अब क्या होगा? अब हमें इस बुरी आत्मा से कौन बचाएगा? फिक्र मत करो, मैंने गंगाधर जी को लेने के लिए कल ही आदमी भेज दिया है। भगवान ने चाहा तो वो जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। लेकिन उनका पता कैसे मालूम चला? मैंने कल ओझा से गुरुजी का पता पूछकर आदमी को उन्हें लेने भेज दिया था। दिवाली का दिन आ गया। सब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। पूरा दिन घर में शांति का माहौल था। शाम के वक्त आसपास के घरों में दिया बत्ती जलने लगी। तभी पंडित जी की हवेली के बाहर बाजे की आवाज सुनाई देती है। सब बरामदे की तरफ बढ़ते हैं। तभी हवेली का दरवाजा अपने आप खुलता है और बाजे की आवाज हवेली के अंदर जोरों से आने लगती है। पलक झपकते ही वहाँ बहुत सारे कंकाल सरकटे शरीर नाचने लगते हैं और तन्मय गौरी को दिखता है जो दूल्हे के भेष में होता है।
मैंने कहा था ना कि मैं दिवाली के दिन लता से विवाह करने के लिए बारात लेकर आऊंगा। देखो, मैं आ गया। इस अजीब सी बारात को देखकर घर की सारी औरतें बेहोश हो जाती हैं। तभी लता के कमरे का दरवाजा खुलता है और वो दुल्हन के रूप में वरमाला लिए अजनबी की तरफ आती है। गौरी लता को आवाज देता है, लता, लता, तुम होश में तो हो? तुम ये क्या करने जा रही हो? लता को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा होता। वो चलती हुई सीधा तन्मय के पास पहुंची और वरमाला उसके गले में डालने ही वाली थी कि तभी एक गंभीर और दमदार आवाज आई। रुक जाओ, जाओ, जाओ। आवाज सुनते ही लता के हाथ रुक गए और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। ये आवाज गुरु गंगाधर की थी। पंडित जी, फिक्र मत कीजिए, मैं आ गया हूँ। घर का मुख्य द्वार तुरंत बंद कर दीजिए। ग्रीन ग्राम, ओम स्वाहा। देखते ही देखते तन्मय की आत्मा एक सफेद धुएं में परिवर्तित हो गई और उस बोतल में समा गई। मैं जानता हूँ कि तुम सब इस बारात में लालच के कारण आए हो। मैं तुम सबको सिर्फ एक मौका दूंगा इस हवेली से बाहर जाने का। अगर तुमने देर की तो तुम सबका भी यही अंत होगा जो इस दुष्ट का हुआ है। सब बाराती वहां से गायब हो गए। पंडित जी, अब आप फिक्र मत कीजिए। आपकी बहू और आपका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं इस आत्मा को भोलेनाथ की सेवा में लेकर जाऊंगा और वहीं इसका न्याय होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, जो आपने समय पर आकर हमारे घर को बर्बाद होने से बचा लिया। परंतु ये दुष्ट आत्मा हमारी बहू के पीछे क्यों पड़ी थी? ये एक मनचली आत्मा है जो आपकी बहू के रूप और सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई थी और इसी कारण वो पीछे पड़ गई। परंतु अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। पंडित गंगाधर को बहुत सारी दान दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। उसके बाद लता और गौरी अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं और घर में सब कुशल होता है।